नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का अलर्ट। करनाल में पकड़े गए 4 आतंकी। पुलिस चौकियों को दिए गए कड़े आदेश। पौष इलाकों में पुलिस का पहरा चप्पे चप्पे पर की जा रही है गहनता से चेकिंग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। गुरुग्राम से अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन। आपको बता दें कि आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस अलर्ट मोड में है। करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों के बाद से लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में है। पौष इलाकों में खास तौर पर यहां पर गहनता से जांच की जा रही है। अलर्ट मोड में है पुलिस प्रशासन। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आपके सामने। करनाल में 4 आतंकी पकड़े गए हैं। उसके बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि निर्देश दिए गए हैं किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। इसी के साथ यहाँ पर अलग अलग जगहों पर गहनता से चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। और जो यहाँ पर जिस तरीके से करनाल में जो गिरफ्तारी हुई है, 4 गिरफ्तारी, उसको लेकर अब जांच जो है लगातार की जा रही है। कहां कहां से इसके तार जो है जुड़े हैं, कहां कहां और भी इनके लोग जो है फैले हुए हैं, तमाम चीजों को लेकर जांच लगातार की जा रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने करनाल से, माफ कीजिएगा, गुरुग्राम से ये बड़ी खबर है। करनाल में 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से अब पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड में है। गुरुग्राम में भी आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर यहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। खासतौर पर पौष इलाकों में यहां पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। प्रवीण शर्मा, ब्यूरो चीफ, गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो प्रवीण, जिस तरीके से करनाल में 4 गिरफ्तारियां हुई है आतंकियों की, उसके बाद से प्रदेश में हड़कंप मच गया है। और खासतौर पर गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से यहां पर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, जब से 4 गिरफ्तारियां करनाल में हुई आतंकवादियों की, उसके बाद से लगातार गुरुग्राम पुलिस अलर्ट मोड पर है। और जो व्यस्त स्थान है, जैसे बाजार की बात करें या मॉल्स की बात करें या सरकारी अस्पताल की बात करें, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर लगातार गुरुग्राम पुलिस की डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड जो है तलाशी ले रही है और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप कोई संदिग्ध वस्तु देखते हैं तो तुरंत उसकी इतला जो है पुलिस को करें। और इसके अलावा जो बड़े मॉल्स हैं और जो सिविल हॉस्पिटल गुरुग्राम का है, जैसा कि हमने दिखाया विजुअल्स में, कि वहां पर गुरुग्राम पुलिस की डॉग स्क्वाड की टीम और जो बम स्क्वाड की टीम है वो वहां पर पहुंची है। साथ ही पुलिस कमिश्नर द्वारा जितने भी चौकी हैं, जितने भी थाने हैं, उनके प्रभारियों को साफ तौर पर आदेश दिए गए कि वो अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखें। यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत आला अधिकारियों को करें और उसको पूछताछ करें कि कहीं वो इन आतंकवादियों से तो नहीं जुड़ा, क्योंकि गुरुग्राम जो है एक ऐसा शहर है जो हर तरफ से दिल्ली से कनेक्टेड है। और जो इन आतंकवादियों के मंसूबे बताए जा रहे थे कि वो दिल्ली हाईवे से होते हुए, दिल्ली गुरुग्राम से होते हुए जो नांदेड़ जाना था इन्होंने, तो कहीं कोई और इनका साथी तो इस तरह से छिपा हुआ नहीं है, उसकी लगातार जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी जांच कर रही हैं। फिलहाल किसी तरह की कोई खबर गुरुग्राम को लेकर इन आतंकियों का कोई कनेक्शन या फिर कोई साथी, क्योंकि जांच लगातार जारी है और जाहिर सी बात है कि जो 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इसको लेकर पूरे प्रदेश में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। लगातार चेकिंग अभियान जो है वो देखा जा रहा है। तो क्या गुरुग्राम में इस तरह की कोई खबर? कि देखिए, अभी तक गुरुग्राम में कोई थ्रेट नहीं था किसी भी तरीके का, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं और जिस तरह का असला इनके पास से बरामद हुआ है, जिस तरह की आईईडी इनके पास से बरामद हुई है, उसके बाद से, क्योंकि गुरुग्राम एक बहुत क्राउडी शहर है, भीड़ भाड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती है और जो बॉर्डर से आवागमन है वो भी बहुत ज्यादा रहता है। और जो गुरुग्राम से जो नेशनल हाईवे निकलता है वो सीधा मुंबई को टच करता है, महाराष्ट्र को टच करता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुरुग्राम पुलिस अलर्ट पर है कि कहीं इस तरह के या इनके कोई और साथी तो ऐसे नहीं है जो यहाँ से पास करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको लेकर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर की ओर से अलर्ट जारी किया गया और सभी चौकी प्रभारियों को आदेश दिए गए कि वे अपने अपने इलाकों में नाके लगाएं और जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे उससे पूछताछ करें और गहनता से पूछताछ की जाए। इसके अलावा जो बाजार के इलाके हैं और जो मॉल्स हैं और जितने भी सिनेमा घर हैं या हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर बकायदा जांच की जा रही है कि किसी तरह कोई संदिग्ध वस्तु वहां पर नहीं है। इसके अलावा पब्लिक को भी अलर्ट किया जा रहा है कि यदि आप किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं, उसकी हरकतें अगर संदिग्ध नजर आती हैं या कोई वस्तु आपको ऐसी दिखाई देती है, तो तुरंत पुलिस को कॉल करें ताकि जो है समय रहते कार्रवाई की जा सके। जी,
और अगर बात करें यहाँ पर प्रवीण जी बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स पर किस तरह की क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था देखी जा रही है? क्योंकि ज्यादातर जैसे कि आपने बताया कि गुरुग्राम से होते हुए ही ये 4 लोग गए थे, तो क्या बॉर्डर्स पर इसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है, चेकिंग अभियान बढ़ाया गया? जी देखिए, बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां पर लगातार गुरुग्राम पुलिस नजर रखे हुए, जितने भी बॉर्डर दिल्ली से आते हैं या कुंडली सोनीपत से जो नेशनल हाईवे है जहां करनाल से जो आता है, वहां से जितने भी टच हैं वहां पर बकायदा कड़ी सुरक्षा की गई है। इसके अलावा जो सीआईडी विभाग है हरियाणा पुलिस का, वो भी अलर्ट मोड पे है और वो निगाह रखे हुए है कि किसी भी तरह का कोई संदिग्ध जो है शहर में प्रवेश ना कर पाए और किसी वारदात को अंजाम ना दे पाए। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं गुड़गांव पुलिस के, क्योंकि जिस तरह करनाल में 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, इनके और भी साथी हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है, लेकिन वो पूछताछ के बाद ही पता लगेगा कि इनके और साथी हैं कि नहीं है। लेकिन लोगों ने भी हरियाणा पुलिस के हुए हैं और फील्ड पर मौजूद हैं, ताकि हरियाणा में किसी भी तरह की या खासतौर पर गुरुग्राम आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रवीण जी। वहीं गुरुग्राम के सरस्वती कुंज में पिछले काफी समय से अवैध झुग्गियों को हटाने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल सभी अवैध झुग्गियों को वहां से तुरंत हटाया जाए। कई सालों से बनी अवैध झुग्गियों पर सीएम के आदेश के बाद डीटीपी का बुलडोजर चलाया गया। सरस्वती कुंज में करीब 15,000 अवैध झुग्गियां बनी हुई हैं। इन सभी झुग्गियों को हटाने के आदेश सीएम मनोहर लाल ने पहले ही डीटीपी डिपार्टमेंट को दिए थे, लेकिन सरकार के आदेशों का बाद में इन झुग्गियों को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद डीटीपी ने यहां बुलडोजर चलाया और झुग्गियों को तोड़ा गया। ये 2-3 महीने हमारे ऑनरेबल कोर्ट की कोई डायरेक्शन थी एनजीटी के चलते हुए, कोविड के चलते हुए, कि हम कार्रवाई अभी रोके रखें। लेकिन आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग हमारा साथ दें। गुरुग्राम को एक स्मार्ट सिटी बनाने में आप सबका साथ हमें चाहिए, लेकिन अतिक्रमण, इलीगल कॉलोनियाँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का यही मानना है कि अगर हमने स्टेट को अच्छा बनाना है तो अच्छी प्लानिंग चाहिए, और अच्छी प्लानिंग के लिए कोई भी दुविधा आती है तो हमें बताएं। हमने दीनदयाल जन आवास योजना भी ले आए, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी भी ले आए, और सीएम साहब और भी बहुत सारी पॉलिसीज आने वाले समय में लेकर आने वाले हैं। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में लोगों को जाम से निजात दिलाने के साथ साथ तेज रफ्तार से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हर जगह सीसीटीवी कैमरे और 48 जगह एलईडी स्क्रीन लगाई है। इनसे अब गाड़ियों की स्पीड पर नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, तेज स्पीड के चलते होने वाले हादसों के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमने गुरुग्राम में फर्स्ट फेज में हमें सीएसआर पॉलिसी में 30 डिजिटल स्पीड कैमरे, स्पीड के डिजिटल स्क्रीन मिले हैं, जो हमने अपने लोगों को सुविधा रहे इसके लिए वहाँ पे इंस्टॉल करवाए हैं। वो इसलिए कि ताकि लोगों को चलते वक्त ये पता रहे कि हम किस स्पीड पे चल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड पे ना चलाएं, वायलेशन ना हो और वो सुरक्षित अपने घर जा सके। ये हमारी प्राथमिकता रहती है। गुरुग्राम में आपको बता दें कि यहाँ पर रोगोफिक बायो साइंसेस को कोविड-19 उपचार के लिए एड ऑन थेरेपी के रूप में थाइमोसिन अल्फा 1 को डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रियतन मेहता की माने तो जानलेवा सेप्टिसिस रोगियों के लिए थाइमोसिन अल्फा 1 मॉलिक्यूल वरदान है। थाइमोसिन अल्फा 1 यहाँ पर मॉड्यूलेटर दवा है, जो कि वेंटिलेटर या आईसीयू में कई दिनों तक पड़े रहने की अवधि को कम करता है। इसी के साथ मृत्यु के जोखिम को भी कम करता है।
काफी स्टडीज हैं, पब्लिश पेपर से मैंने कुछ दिखाए थे। हिंदुस्तान में भी स्टडी हुआ है, DCGI ने अप्रूव किया, उसके पहले स्टडी हुआ है। इंडियन हॉस्पिटल्स में स्टडी है, जैसे रोहतक मेडिकल कॉलेज में का पेपर है, बॉम्बे से 2 पेपर्स आए हैं और रूबी हॉल पुणे से पेपर है। हमारा भी डेटा कलेक्ट हो रहा है। इसलिए बेनिफिशियल इफेक्ट कोविड-19 में है, पर कोविड-19 के लिए ही अप्रूव था। इसलिए अब वो सेप्सिस के लिए जो अप्लाई किया है वो हम इस्तेमाल करेंगे जैसे अप्रूवल आ जाए। तो ये हरियाणा की युवा शक्ति को शैक्षणिक प्रक्रिया में डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए गुरुग्राम के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 192 छात्रों और 8 शिक्षकों को टैबलेट बांटे गए। जहां गुरुग्राम के डीसी ने छात्रों को टैबलेट बांटे और कहा कि हरियाणा प्रदेश पूरे देश में ऐसा पहला प्रदेश बन गया है जो इतनी बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षकों को टैबलेट बांट रहा है। मुझे टैब लेकर काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हमें इस टैब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गए। पहले हमें ऑनलाइन क्लास लगती थी तो हम ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे, हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन का कोई मेथड नहीं था। अब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए टैब प्रोवाइड किए है, इससे हम अपनी नॉलेज इंक्रीज करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। टैबलेट के अंदर बहुत सारी लर्निंग ऐप है लाइक वेदांतु, बायजूस, इनसे हम अपनी नॉलेज इंक्रीज करेंगे और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। सर मेरा नाम रिया है, मैं 12th रनिंग में हूँ अभी, और जो हमें जो टैब मिले हैं वो हमें बहुत जो है अच्छा लग रहा है मिला हुआ है। तो इससे जो है हमारे जो पहले नेटवर्क इशू होता था, किसी के पास फ़ोन नहीं होता था तो किसी के पास होता था, बहुत इशू होता था। अब जो है ये थोड़ा इशू ठीक हो गया है, इसलिए मैं मनोहर लाल खट्टर जी को उनकी बर्थडे विश भी करूँगी और साथ ही थैंक यू बोलूँगी। तो वहीं बहादुरगढ़ के गर्ल्स स्कूल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बच्चों को टैबलेट बांटे। आपको बता दें कि हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट दिए जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 5 लाख छात्रों को टैबलेट बांटे गए। उन्होंने कहा कि टैबलेट के साथ 2 GB फ्री डाटा और पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी लर्निंग प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है और जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जुलाई तक चुनाव कराने की सिफारिश की जाएगी। उसकी होता है कि उनके दिशा निर्देशानुसार जी को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। उसके बाद मैं जो आज 5 लाख विद्यार्थियों को टैब बांटने का जो निर्णय हुआ है, सरकार ने अब इसको क्रियान्वित कर रही है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी, मनोहर लाल जी, शिक्षा मंत्री गौरपाल जी, शिक्षा विभाग सबको बधाई देता हूँ और बच्चों का अभिनंदन करता हूँ जिन बच्चों को आज टैब मिलेगा। उसकी होता है कि उनके दिशा निर्देशानुसार। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश देश भर के राज्य में एक बार फिर से मिसाल बनने जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 3 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए और इस दौरान तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने बल्लभगढ़ सेक्टर 3 के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने बताया कि इस तरह की योजना से माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में विधायक राजेश नागर ने सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त में टैबलेट बांटे। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिपर चंद शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि अभी जो कोरोना काल में जो एक समय, एक बीमारी, एक महामारी जो पूरी दुनिया आई, उसमें जो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई, जो घर से बच्चों को पढ़ाया गया, जो स्कूल सारे बंद हो चुके थे, ऑनलाइन पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही थी, उसी के तहत हमारी सरकार ने एक योजना बनाई कि जो इस तरह के स्कूल में बच्चे हैं उनको टैब दिया जाए। आपका आशीर्वाद हमारे। इधर फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल के जन्मदिन पर छात्रों को मुफ्त टैबलेट बांटे गए। फरीदाबाद में जब छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए तो छात्रों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान विधायकों ने कहा कि
राज्य में विद्यार्थियों के लिए मुफ्त टैबलेट स्कीम की शुरुआत बहुत ही कामयाब होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना की क्रांति की शुरुआत टैबलेट कार्यक्रम से हो रही है। ये क्रांति का युग है। हम बचपन में तख्ती पर लिखते थे क्योंकि हमारे लिए कंप्यूटर था। पुराने जमाने की तख्ती आज के युग में कंप्यूटर है। भाई पीछे जाओ यार। इसकी और पूरे विश्व की जो स्थिति है उसके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 सालों में जो कोरोना की महामारी आई थी और बच्चों को वन वे कम्युनिकेशन हो पाया था। बहुत से लोगों सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अभिभावकों के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। उस स्थिति को देखते हुए बच्चों को 10वीं 11वीं 12वीं के टैबलेट दिए हैं और टैबलेट ही नहीं है, उसके साथ सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से। टैब मिलने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और जैसे घर में एक ही टैब होता है तो घर में बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी पढ़ाई में। तो अब टैब हमारे पास एक हो गया है तो हम पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं और अभी हम बहुत फ़ायदा भी हो गया, नेट भी अवेलेबल है, बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब भाई पीछे जाओ यार। पीछे होइए। थोड़ा स्माइल फेस, ठीक है, बच्चों का थोड़ा स्माइल फेस। आप इसमें बच्चों का भविष्य ये कैसा देखते हैं? भविष्य में कितना इनको लाभ होगा? धन्यवाद करना चाहती हूँ। भाई पीछे जाओ यार। पीछे होइए। थोड़ा स्माइल फेस, ठीक है, बच्चों का थोड़ा स्माइल फेस। आप इसमें बच्चों का भविष्य ये कैसा देखते हैं? तो सीएम मनोहर लाल के जन्मदिन के मौके पर पूरे प्रदेश में छात्रों को टैबलेट वितरण कार्यक्रम रखे गए। इस दौरान छात्रों को टैबलेट बांटे गए और छात्रों के चेहरे पर खुशी देखी गई। उनका कहना है कि काफी मदद उन्हें टैबलेट से मिलेगी। जिस तरीके से सोनीपत के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोठल स्कूल में टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां विद्यालय के प्रांगण में 804 स्टूडेंट्स और 36 पीजीटी टीचरों को टैब बांटे गए। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर सोनीपत में 10वीं और 12वीं के 21,000 बच्चों और 10,000 पीजीटी टीचर्स को टैबलेट दिए गए। कार्यक्रम में विधायक मोहन लाल बडौली ने बच्चों को टैब बांटे और मुख्यमंत्री के जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 119 से खंडों में पूरे प्रदेश भर में करीबन 5 लाख लेबर परिवार के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। विधायक के मोहन लाल बडौली ने कहा कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े स्तर पर बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला है। इसी समय सदारत कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं अपनी करके जिक्र कर रहा हूं ताकि उनकी उपस्थिति हमारे बच्चों सरकार जिला रोहतक के जिलाधीश कैप्टन मनोज जिला रोहतक की तरफ से उनका हार्दिक। ये 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को टैबलेट दिया गया है। इसमें जो सॉफ्टवेयर भी लोड किया गया है और बहुत सारी नई जानकारी जो आज बच्चों को चाहिए वो सारी इस टैबलेट के अंदर रहेगी। तो वहीं पलवल के होटल में एक अनाथ बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक आशा वर्कर ने बच्ची को 3 युवकों में सौंपा, जिन्होंने अनाथ बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची को किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पुलिस ने महिला आशा वर्कर सहित 3 युवकों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत गैंगरेप का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
दिनांक 3/5 को मीनाक्षी नाम की लड़की डॉटर ऑफ श्री राम निवासी होटल की थाने में आगे एक दरखास्त पेश की थी कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी, माताजी की मृत्यु हो चुकी, मेरा भाई है वो काम धंधा करता है, पानी का सप्लायर है। मेरे साथ जो है ना 2021 से एक सुमन लता आशा वर्कर है, उसने पवन नाम के लड़के को मिलाया और रात को मेरे घर में जबरदस्ती मेरे साथ जबरदस्ती की। उसके बाद सुरेश है, उसने भी यही जबरदस्ती की। अरुण है, उसने भी तो गैंग रेप इसके साथ किया है। उसके बाद इसके पेट में गर्भवती हो गई थी। गर्भवती होने के बाद सुमन लता ने अपने घर में इसको गर्भपात करवाया गया और हॉस्पिटल से दवाई दिवाई गई। तो इन्होंने अब आके कंप्लेंट दी, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी डॉक्टरी वगैरह की जा रही है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पेश अदालत किया जाएगा। तो वहीं कृषि और किसान कल्याण विभाग पलवल की ओर से हर खेत स्वस्थ खेत योजना के अंतर्गत पलवल के गांव फजलपुर में किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि उप निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा मौजूद रहे। वहीं किसान के खेत से मिट्टी के नमूने लिए गए ताकि किसानों को भूमि की उर्वरक शक्ति के बारे में यहां पर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जा सके। कृषि उप निदेशक पलवल डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि जिले के प्रत्येक किसान को खेती करने से पहले खेत की मिट्टी और पानी की जांच अवश्य करवानी चाहिए। भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर ही किसान फसलों की बुआई का चयन करे। मिट्टी में उर्वरक शक्ति होगी तो फसल की पैदावार भी अधिक होगी। खेती में सबसे पहले हम मिट्टी और पानी की जांच करा के लैब से एक सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करते हैं। हमारी एक स्कीम चली हुई है हर खेत स्वस्थ खेत। इसी के तहत हम सैंपलिंग अभियान छेड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि अभी खेत खाली हैं। उसी कड़ी में आज फैजलपुर गांव में हमने जागरूकता अभियान के तहत सैंपलिंग शुरू की है। इसमें पहले 100 के आसपास इस गांव में सैंपल हो चुके, तो आज हम और सैंपल यहाँ पे लेंगे। देखिए, उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ेगी अगर मिट्टी की जांच हो जाए। पानी के लिए, खाद बीज के लिए, उससे पता चलेगा कितनी कमी है कितनी कमी नहीं है। तो उससे जो फायदा होगा सरकार जो कर रही है ठीक ही कर रही है। बिल्कुल, अगर इससे फायदा हो रहा है तो सभी किसानों को जांच करानी चाहिए अपने खेतों की। तो कृषि उप निदेशक इस दौरान मौजूद रहे। किसानों को बताया गया कि किस तरीके से उर्वरक शक्ति जो है वो जांचनी जरूरी है। जागरूकता शिविर का आयोजन यहां पर किया गया। सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें, जी हाँ, ये कहना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं उनकी स्थिति कितनी ज्यादा बदहाल है। साइबर सिटी में सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। सड़कों की हालत इस कदर खराब हो गई है कि शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सिटी बसों को भी अपना रूट या तो बदलना पड़ रहा है या कई रूट बंद करने पड़े हैं। गुरुग्राम की मेयर की माने तो इसमें अकेला नगर निगम जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि शहर का अधिकांश हिस्सा जीएमडीए के पास है। बदहाल सड़कों और बिजली की समस्या को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पंकज डाबर का कहना है कि मनोहर सरकार हर दिशा में फेल साबित हो रही है। जो सरकार मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवा सकती, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। देखिए, शहर की नहीं, इस सरकार की बात करें, ये सरकार ही टूटी फूटी पड़ी है पूरे तरीके से। सड़क, खाली सड़कों की बात नहीं है, बिजली की, पानी की, मूलभूत सुविधाएं देने में जो सरकार नाकाम साबित हो रही है, उस सरकार को हमें हर कीमत पर बदलना है। ये जिस तरीके से सरकार चलाने का इनका तजुर्बा है, जो हमें दिख रहा है, कितना भारी तजुर्बा है इनको सरकार चलाने का, जो बिजली नहीं दे पा रहे, मतलब आज भी नौसिखिए की तरह काम कर रहे हैं ये लोग। तो इस सरकार का बदलना तय है, आने वाला समय कांग्रेस का होगा।
को इसको मैं खाली नगर निगम को दोषी नहीं कहूँगी, ये जेएमडी की भी गलती है। हाँ, जेएमडी और नगर निगम मिलकर ये बसेस चला रहा है सरकार, और इस तरीके का, क्योंकि जो हमारे बड़े रूट्स हैं सारे हमारे जेएमडी के पास हैं और उनपे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि हम लोग रेगुलर इन चीजों को वो फॉलो करते हैं और उनको इत्तला करते हैं कि इन चीजों को करो, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और जिसमें कि अब कमिश्नर साहब को मैंने ये आदेश किए हैं कि चलो वो नहीं करे तो कम से कम अपने गड्ढे हम खुद भराए, तो वो काम अब स्पीडली चल रहा है। चलिए फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। नमस्कार।